Good evening, dear students. I am Mahendra Singh Chauhan. Welcomes to all of you on our online platform of Sri Kandi Academy and EduTech. In our last class, we discussed about the plant reproduction, and we discussed all the matter regarding the reproduction, asexual as well as sexual, and different modes of asexual reproduction in plants by natural mode or by artificial mode. All things we discussed. If you have any doubts, you can ask me and mention in comment box in our live video, and you can ask me on up thereafter also. There is no time restriction, there is no time limit. You can ask and you can contact us through various modes. Now today we are discussing about in sexual reproduction we discuss about the structure of flower and different flower parts, accessory as well as necessary parts, endoecium, gynoecium, calyx, corolla, and their units as well as sepal, petal, stamen, carpel or pistil. All things we discussed in our last class. Now today I am going to tell you the structure of microspore, what is microsporogenesis, how the microspores are formed, what are the microspores. Actually microspores are the male sex reproducing cells through which the male gametes originate in plants. And what is megasporogenesis? मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यहाँ पे, और उसके थ्रू फीमेल गैमेट एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट किस तरह से हो गया, ओव्यूल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, ऑल थिंग्स हम आज डिस्कस करेंगे. जितना टाइम रहेगा रिमेनिंग पोर्शन जो भी होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तो फिलहाल शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक. स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड. फर्स्ट स्लाइड प्लीज. And now microsporogenesis. And what is microsporogenesis? Just we going into the definition. The formation of microspore inside the microsporangia or pollen sac. I already told you about the pollen sacs of seed plants. A diploid cell in the microsporangium called a microsporocyte or pollen mother cell. Here you make underline and you can also note down your notes. In a particular definition here from the diploid cell in the microsporangium called microsporocyte or pollen mother cell या microspore mother cell MMC as well undergoes meiosis. You know about the meiosis. What is meiosis? How it differs from the mitosis. ये मैं एक्चुअली में पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो हमारे नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनको. तो आप अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं. ठीक है, सेल डिवीजन हमारा नया टॉपिक रहेगा. एंड गिव राइज टू 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर. मतलब कि एक सेल होगा वो डिवाइड होकर के 2 सेल और फाइनली हम कह सकते हैं वो 4 सेल बनाएगा. तो ये सेल तो कैसा था? डिप्लॉइड. ये सारे सेल्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड. और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जब पढ़ रहे हैं 12th में तो डिप्लॉइड हैप्लॉइड के बारे में अच्छे से जानते हैं. लेकिन अगर फिर भी मन में डाउट है बेझिझक पूछिएगा, मन में डाउट ना रखें. इसको कहा जाता है डिप्लॉइड, इसको कहा जाता है हैप्लॉइड. और ये जो फर्स्ट फेज होती है इसको कहा जाता है मियोसिस फर्स्ट. इसको कहा जाता है मियोसिस सेकेंड. ये तो हम यही बात कर रहे हैं. अब ये हम अगर इसको कहें ये माइक्रोस्पोर है, इफ दिस आर द माइक्रोस्पोर्स तो इनको प्रोड्यूसिंग सेल कौन सी हो गई? माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल. ठीक है, और या फिर क्या कह सकते हैं इसको? माइक्रोस्पोरोसाइट. तो सारे नाम किसके हैं? इसी के हैं. एमएम से कहें, पीएम से कहें या माइक्रोस्पोरोसाइट कहें, सारे नाम इस डिप्लॉइड सेल के हैं जिसके द्वारा आप माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, हैप्लॉइड गैमेट्स बनेंगे. ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये डेफिनेशन आपको थोड़ा याद रखना है. और ये होते कहाँ है? ये सेल कहाँ होगी? मैंने आपको एक एंथर का स्ट्रक्चर बताया था इस तरह सा, जो कल हम पूरा डिटेल में बात कर चुके हैं. यहाँ पे ये तो थे एंथर लोब और उसके अंदर थे एंथर सेक. इसी को कहा जाता है पोलन सेक.
क्लियर। 4 सेट्स बात की थी, फिर हमने इस तरह का स्ट्रक्चर एक पढ़ा था, ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसमें एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, ये सारी चीजें हमने बात की थी। नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं अब द न्यूक्लियस ऑफ ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस। जैसे हमने बात किया, न्यूक्लियस जो होता है क्या करेगा, मियोसिस करेगा, और मियोसिस 2 फेज में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं, बिकॉज द जेनेटिक कंपोजिशन बिकम्स हाफ टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, जो पहले अगर बात करें 2n से n हो रहा है, 2n और 2n से कितना हो गया n, तो मतलब अगर यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है तो यहाँ n में कितना आएंगे 23 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 46 और नहीं जाएंगे। तो वही चीज है ये 2n और n में, तो ये 2n कंडीशन थी, ये n कंडीशन है, तो हाफ हो रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, रिडक्शनल डिवीजन। तो मदर सेल क्या हो रहा है, वो मियोसिस कर रहा है या रिडक्शनल डिवीजन कर रहा है एंड गिव राइज टू 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई मिलता है जो हमने पिछले स्लाइड में बता चुका हूं। और उन्हीं हैप्लॉइड न्यूक्लियाई को क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोर। द प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, हालांकि इसका डिटेल क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके। द 4 न्यूक्लियाई आर अरेंज टेट्राहेड्रली। अब ये अरेंजमेंट जो होता है ये डिफरेंट अरेंजमेंट होता है, जिसका मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। टेट्राहेड्रिकल बेसिक अरेंजमेंट जो होता है कुछ इस तरह से होता है। ये 1 2 3, एक एक डॉट क्या है, एक एक माइक्रोस्पोर सेल है, मतलब कि हम 4 सेल बनेंगे यहां से, 3 और 4, ये चारों सेल जो बने हैं, ये 4 सेल 1 2 3, सर यहाँ तो 3 ही है, चौथी इसके बैक साइड में 3D स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो यहाँ 3 तो आपको दिख रही है, और 4th जो सेल है, 4th जो हैप्लॉइड गैमेट है वो इसके बैक साइड में है। और ये इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कहलाता है, जो नॉर्मली डाइकोट में देखने को मिलता है। डाइकोट में ये जो अरेंजमेंट है बहुत कॉमन है। एंड सून गेट एनक्लोज इन सेल वॉल, ये इस तरह का। और यहाँ बीच में जो है ये जो लाइनिंग आ रही है, जो एक सबको माइक्रोस्पोर को एक साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जो चिपके हुए हैं उसको कहा जाता है कैलोस के थ्रू ये जुड़े रहते हैं। ठीक है, और एक एंजाइम होता है कैलोस जो इसको बीच में तोड़ेगा। ठीक है, कैलोस। These are now called माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन। अभी तक जुड़े हुए माइक्रोस्पोर, फिर ये क्या होते हैं, चारों के चारों अलग हो जाते हैं जब कैलोस एंजाइम यहाँ वर्क करता है। These microspore are further divided once by mitosis to give rise to two-celled microspore। जब एक पॉलन ग्रेन होता है, सपोज ये एक हैप्लॉइड सेल हमने यहाँ से उठा लिया, ये क्या करता है, पहले अभी तक तो क्या किया था, ये मियोसिस। ठीक है, मियोसिस के बाद ये फिर से करता है माइटोसिस, और माइटोसिस से क्या होगा, 2 सेल बनेगी, एक सेल ऊपर एक सेल नीचे, एंड 2 सेल यहाँ पे डिफरेंशिएट इनटू पॉलन ग्रेन। ईच माइक्रोस्पोर देन पॉलन ग्रेन सून ड्राई अप बाय बिकम पाउडरी व्हाइल द टेपेटम गेट एब्जॉर्ब्ड। मैंने बताया था माइक्रोस्पोर को नरिशमेंट कौन करता है, टेपेटम, और टेपेटम का खुद का नरिशमेंट कहां से आता है, मिडिल लेयर से, जिनकी नंबर 3 थे। ठीक है, तो टेपेटम क्या होता है, धीरे धीरे ड्राई हो जाएगा। The partition between the walls between the sporangia get destroyed and the microspores are liberated by the dehiscence of the anther। तो माइक्रोस्पोर क्या होंगे, ये फ्री हो जाएंगे कब, जब डेहिसेंस आएगा, और डेहिसेंस का एब्जॉर्बेंस उसको पता कहां से पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन इसकी कौन करेगा, जो एंडोथीशियम थी। हमने कल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर पढ़ा था, तो उसमें हमने बात की थी वहां पे, तो एक एंडोथीशियम की बात की थी जो एपिडर्मिस के नीचे होती है, जिसमें अल्फा सेलुलोज के बैंड्स होते हैं, और वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है। वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के कारण ही यहाँ पे उसमें एंथर का डेहिसेंस होगा, एंथर यहाँ होंगे, डेस्ट्रॉयड होकर के लिबरेट होंगे, और ये स्टिग्मा तक पहुंचेंगे कब, इसी 2 सेल स्टेज में।
2 सेल है, 2 सेल, एक होती है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, दूसरी होगी जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल, इसमें बात करें 2 माइटोसिस होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। एक माइटोसिस ये, फिर ये जो नीचे जनरेटिव सेल जो होगी वो फिर से माइटोसिस करेगी। कैसे? ये ऊपर वाली हमने वापस से लिख दिया, ये तो हमारी क्या है, वेजिटेटिव सेल। नीचे वाली जो जनरेटिव सेल थी उसने एक बार फिर से डिवीजन किया और 2 जनरेटिव सेल बनाए या 2 मेल गैमेट बनाए। क्या बनाए? 2 मेल गैमेट हो गए हमारे पास। मतलब कि ये एक तरह से 3 न्यूक्लियड स्टेज है। 3 न्यूक्लियस है, 1, 2 और 3। और जो वेजिटेटिव सेल है उसका फंक्शन क्या होता है? उसका फंक्शन होता है पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना, जो हम पॉलिनेशन में बात करेंगे। तो फिलहाल हमने इस पैरा में यही बात की है कि माइक्रोस्पोर जो होता है मियोसिस करता है, जिससे 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं और उनको माइक्रोस्पोर कहते हैं, और जिससे ये बनते हैं उसको माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं या पॉलन मदर सेल कहते हैं या माइक्रोस्पोरोसाइट कहते हैं। अब ये जो चारों न्यूक्लियाई है ये टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं इस तरह से। टेट्राहेड्रिकली अरेंजमेंट होने के बाद कैलोज एंजाइम इसको ब्रेक करता है। ये अरेंजमेंट डाइकोट में बहुत कॉमन है, ठीक है। और जब ये अरेंजमेंट हो गया तो फिर ये सारे माइक्रोस्पोर लिबरेट होते हैं डाइसेंस के कारण और अपने आप में एक पॉलन ग्रेन कहलाते हैं। अब ये पॉलन ग्रेन जो है यहाँ पे 2 माइटोसिस करता है। एक माइटोसिस जो होता है जिससे एक वेजिटेटिव सेल बनती है, दूसरी जनरेटिव सेल बनती है। फिर नेक्स्ट एक और माइटोसिस होता है जिसमें जनरेटिव सेल, ये सिर्फ जनरेटिव सेल करेगी सेकंड माइटोसिस, जिससे 2 जनरेटिव सेल बन जाएगी या यूं कहें 2 मेल गैमेट बन जाएंगे। वेजिटेटिव सेल एक ही रहेगी और वेजिटेटिव सेल का फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, इस स्ट्रक्चर की हमने कल बात की थी एंथर के लिए कि एंथर में बात करें इस तरह का स्ट्रक्चर है और ये अंदर जो है पॉलन ग्रेन डाइसेंस के कारण। ये एपिडर्मिस, नीचे एंडोथीशियम, वापस से रिपीट, थीशियम, फिर ये 3 लेयर दिख रही है आपको, 1, 2 और 3 है वैसे यहाँ, ठीक है। वो होती है मिडिल लेयर। फिर उसके नीचे होती है टेपेटम, और उसके अंदर होता है स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू और ये पॉलन ग्रेन, ये देखो आप यहां से। नेक्स्ट बात करें क्योंकि ये पढ़ चुके हैं। आप देखो ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। ये अरेंजमेंट कहलाता है टेट्राहेड्रल, जो भी मैं आपको दिखाई चुका हूं। तो आप इसमें 4 सेल होती है, ये 1, 2, 3 और चौथी इसके पीछे, तो 4 सेल है। ये कहलाता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। बीच में जुड़े हुए किससे हैं? जो है यहाँ पे कैलोज एंजाइम इसको ब्रेक कर देगा, इसकी वॉल को। फिर इसको कहते हैं आइसोबाइलेटरल। ये मोनोकॉट में बहुत कॉमन अरेंजमेंट होता है, 2 सेल पास होती है, ये ऊपर नीचे अरेंजमेंट। इसको कहा जाता है आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन। फिर इसको कहा जाता है डिफ्यूज सेट, ये वाला अरेंजमेंट, 2 ऊपर नीचे, ठीक है, एक पीछे। एक होता है टी शेप, ये इंग्लिश का टी बन रहा है टी, क्यों? क्योंकि यहाँ एक माइक्रोस्पोर, ये दूसरा माइक्रोस्पोर, बाकी एक यहाँ और एक यहाँ, तो बन गया टी। तो इसलिए इसको कहा जाता है टी शेप। फिर आता है लीनियर, चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाते हैं।
ठीक है। ये इस तरह का अरेंजमेंट आर्सोथोपियो में पाया जाता है, इस तरह का अरेंजमेंट रननकुलस में पाया जाता है, ठीक है। और ये आपको आर्सोथोपियो में भी इस तरह के अरेंजमेंट देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, यहाँ तो कोई डाउट होगा नहीं, सिर्फ हमने अरेंजमेंट की बात की। टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल है, डेक्यूसेट है और टी शेप, और यहाँ पे लीनियर के चारों पोलन ग्रेन एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाए। इसके बाद बात करें नेक्स्ट, ये पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस है। ये देखो कैलोस की सॉल्व वॉल तोड़ने वाला कैलोस एंजाइम, ये पूरा डिप्लॉइड सेल मैंने बताया था आपको। पहला मियोसिस किया, 2 सेल बने, 2 न्यूक्लियस बने, मियोसिस सेकंड किया, 4 न्यूक्लियस बन गए। अब वो किस तरह से अरेंजमेंट है, 4 टेट्राहेड्रल है, 3 बताया मैंने आपको, 1, 2 और 3, चौथा उसके पीछे होता है, इसको हमने फ्रंट पे लिया है। तो वो इस तरह का अरेंजमेंट था, जो आपको ये नहीं दिख रहा था, इसलिए ये थोड़ा टेट्राड बना के इसको फ्रंट में लिया है, पिक्चर को इन्वर्ट कर दिया पूरा, रोटेट 180 पे। अब ये टेट्राड अरेंजमेंट है, टेट्राहेड्रल है। अब ये जो माइक्रोस्पोर एक बना है, सिर्फ एक माइक्रोस्पोर जब डाइसेंस खा के जो रिलीज हो जाता है, ये माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस ये रिलीज हो गया। अब ये क्या करता है, पोलराइज माइक्रोस्पोर है, यहाँ पे बड़ा सा क्या है, वैक्यूल होता है। अब ये 2 माइटोसिस करता है, एक बार तो मियोसिस करता है, मतलब मियोसिस 2 फेज में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड बनाने वाली माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरोसाइट या माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी या प्राइमरी मदर सेल। अब जैसे ही माइक्रोस्पोर माइटोसिस फर्स्ट करता है, उस दौरान क्या होता है, ये देखो 2 सेल में बना है, एक है जनरेटिव सेल, दूसरी है वेजिटेटिव सेल जो हमने बनाई थी। अब ये जो जनरेटिव सेल है ये एक बार और माइटोसिस करती है, देखो इसने माइटोसिस सेकंड किया तो 2 जनरेटिव सेल बन गए। ये जो जनरेटिव सेल थी ब्लैक वाली, ये 2 हो गए, 1 से 2, और ये बड़ी क्या बची, वेजिटेटिव सेल। इसको कहते हैं बाइसेलुलर फेज। बाइसेलुलर मतलब कि 2 सेल है, एक एरी दूसरी एरी, एक वेजिटेटिव दूसरी जनरेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे ट्राइसेलुलर स्टेज, एक वेजिटेटिव 2 जनरेटिव, या स्पर्म सेल या मेल गैमेट्स कहते हैं। लेकिन सारी की सारी सेल्स कैसी है, हैप्लॉइड, ऑल 3 आर हैप्लॉइड। मीन्स दे आर ओनली हैविंग हाफ ऑफ देयर क्रोमोसोम नंबर कंपेयर विद द पेरेंट्स। अगर इनके पेरेंट्स इसका कंपेयर करें तो इनके पास जेनेटिक मटेरियल सिर्फ हाफ ही है, क्योंकि ये सारी सेल्स जो बात करें डिप्लॉइड थी, इनसे हाफ ही है इनके पास नंबर क्रोमोसोम के। तो ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइसेलुलर पॉलन फ्रॉम द माइक्रोस्पोरोसाइट 1 meiosis and 2 mitosis आर रिक्वायर्ड, ठीक है। मेयोसिस को कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन, जबकि यहां हम बात करें माइटोसिस को कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नेक्स्ट बात करें इसके बाद, तो ये अरेंजमेंट भी बता दी मैंने, टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, लीनियर, डेक्यूसेट और टी शेप। ये अगेन पूरा का पूरा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। जिस भी डायग्राम से आपको समझ में आ जाए अच्छी बात है। माइक्रोस्पोर मदर सेल, मियोसिस किया 2 सेल बने, मियोसिस सेकंड किया 4 सेल बन गए, 2 से मियोसिस आपको सभी को पता है 2 फेज में होता है, एक मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस सेकंड होता है। फिर ये चारों, ये अभी कौन से फेज में, ये आप यहाँ आइसोबाइलेटरल है। अब ये चारों चारों क्या हो जाते हैं, डाइसेंस में फ्री हो जाते हैं। अभी क्या कहलाएंगे, पोलन ग्रेन्स। और एक मैच्योर पोलन ग्रेन में 2 सेल होती है, एक वेजिटेटिव सेल, दूसरी जनरेटिव सेल। अब वेजिटेटिव और जनरेटिव ये देखो आप इस तरह से बीच में जो आया हुआ है, ठीक है, ये वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स है। अब वेजिटेटिव जनरेटिव सब कुछ हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, नॉर्मली 80% केसेस में जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाते हैं वो इसी फेज में जाते हैं। या हम यूं कहें, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये जो कंडीशन है बाइसेलुलर पोलन,
80% केस में इसी फॉर्म में जाते हैं और जैसे ही स्टिग्मा पे जाते हैं पॉलन ग्रेन इस फेज में ट्राइसेलुलर फेज में आ जाते हैं। लेकिन किसी किसी में जैसे रिमेनिंग 20% में ये ट्राइसेलुलर फेज में ही जाते हैं स्टिग्मा पर। ठीक है, तो हमने पढ़ते हैं ना पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेशन जो होता है, ट्रांसफर जो पॉलन ग्रेन का हो रहा है एंथर से स्टिग्मा पे, ये दोनों ही में हो सकता है। 80% में तो यहाँ बाइसेलुलर में होगा और 20% में इस ट्राइसेलुलर फेज में होता है। क्योंकि जैसे ही इस फेज में जाएंगे ये जनरेटिव सेल जो है अगेन माइटोसिस सेकंड करती है और ये दो जनरेटिव सेल में बढ़ जाती है। इट बिकम्स 2 माइटोसिस, 2 जनरेटिव सेल। आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग। हाँ ठीक है, तो ये जो सेल्स है इसीलिए यहाँ पे होल्ड किया है क्योंकि 80% केसेस में जो पॉलन ग्रेन है वो इसी फेज में स्टिग्मा पे पहुंचते हैं, इसीलिए इसको बाइसेल स्ट्रक्चर या बाइसेलुलर फेज कहा जाता है। अब जो हम बात करें तो इसी सेल की, तो इस सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि एक पॉलन ग्रेन में क्या क्या चीज होती है। सबसे बाहर की तरफ होता है एक्साइन। एक्साइन बात करें तो यहाँ पे ये हार्डेस्ट सब्सटेंस का बना होता है जिसको कहा जाता है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन। अब ये स्पोरोपोलिनिन जो है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, अभी तक इसको तोड़ने वाला कोई एंजाइम मिला नहीं है, तो फिर एंथर बाहर कैसे निकलेंगे? निकलता है, एक जगह पोर होता है जिसको कहते हैं जर्मिनल पोर। ये एक्साइन, उसके बाद एक अंदर की लेयर जो होती है वो एंटाइन, ये वाली। फिर जनरेटिव सेल जो अभी एक ही है, लेकिन माइटोसिस एक और करने के बाद ये 2 जनरेटिव सेल बनाएगी। अब हमने सीधा लिखा है यहाँ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब क्यों लिखा है? पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस ये वेजिटेटिव सेल है, मैं आपको बता चुका हूँ। वेजिटेटिव सेल का काम क्या होता है? पैसेज बनाना। किसके लिए? जनरेटिव सेल्स के लिए। कहाँ तक? एम्ब्रियो सैक तक या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, जो मेनली एम्ब्रियो सैक है तो वहां तक बनाने का पैसेज क्या होता है? पॉलन ट्यूब होती है। तो वेजिटेटिव सेल्स क्या बना रही है? पॉलन ट्यूब। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस, या इसको हम कह सकते हैं वेजिटेटिव सेल। क्लियर? तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक और बेटर डायग्राम होगा, मैं देखता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। डिफरेंट स्टेज ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ये वही है, डिफरेंट स्टेजेस, इसके अलग अलग डायग्राम। ठीक है, जनरेटिव सेल्स या एनसीईआरटी से आपके किसी बुक से लिया गया रिफ्रेशर। अब बात करें, ये न्यूक्लियस है, कौन सा? हैप्लॉइडी, जिसने फर्स्ट डिवीजन किया, फर्स्ट माइटोसिस। ठीक है, एक जनरेटिव सेल बना, एक वेजिटेटिव सेल बना। क्लियर? ये भी हैप्लॉइड ही है, तो ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड। फिर से ये 2 सेल स्टेज आ गया। ये देखो वेजिटेटिव सेल, हैप्लॉइड, ये 2 जनरेटिव सेल बन गए। ये एन, ये भी एन और ये भी एन, ये ट्राइसेलुलर फेज। फिर ये आगे चल के क्या बनाएगा? पॉलन ट्यूब। तो इसलिए क्यों कहा, इसको कहा जाता है पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस। पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस। ये दोनों ही मेल सेल्स होती है, या फिर इसको मेल गैमेट कह सकते हैं, या फिर मेल के लिए नॉर्मली स्पर्म वर्ड का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे स्पर्म सेल्स या स्पर्म न्यूक्लियस कहा जा सकता है। ये भी हैप्लॉइड ही है। अब यहाँ पे ये सेपरेशन हो रहा था, अब कंप्लीटली सेपरेट हो गई है। तो यहाँ पे ये 3 सेल स्टेज आ जाती है, ट्राइसेलुलर स्टेज, यहाँ तक बाइसेलुलर स्टेज। तो ये स्टेज जो होती है जो आगे चल करके स्टिग्मा पे पहुंचती है। तो बात करें, ये जो डिफरेंट स्टेजेस है ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ये बताया था माहेश्वरी साहब ने, जो गुहान माहेश, जिन्होंने एंथर कल्चर किया था, एक्चुअल में हैप्लॉइड प्लांट बनाए थे। जिस तरह डिप्लॉइड प्लांट होता है उन्होंने हैप्लॉइड प्लांट ही बना लिए थे। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, इससे बेटर स्ट्रक्चर आपको मिल नहीं सकता। ठीक है, ये जो बताया मैंने बाहर वाला स्ट्रक्चर जो है, ये देखो, ये एक्साइन, और एक्साइन किसका बना है? सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस स्पोरोपोलिनिन।
और ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसको तोड़ने के लिए अभी तो कोई एंजाइम डिस्कवर नहीं हुआ है। तो सोचेंगे फिर ये वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब किस तरह से बनेगी, मेल गैमेट्स बाहर किस तरह से निकलेंगे। यहाँ हम बात करें तो यहाँ एग्जाइम में कंप्लीटली सब जगह स्पोरोपोलिन होता है, लेकिन एक स्मॉल जगह को छोड़ के जिसको कहा जाता है जर्म पोर, इस जगह पर स्पोरोपोलिन नहीं होता है। इसी वजह से यहाँ से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो आगे चल करके यहाँ से पैसेज करते हुए एम्ब्रियो सेक में एंटर करता है। तो ये वाला जो न्यूक्लियस होता है ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहलाता है, जो आगे चल के किसको बनाएगा, पोलन ट्यूब को। लेकिन हम बात करें तो एक्साइन के अंदर होता है इंटाइन, ये देखिए, फिर उसके अंदर एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव न्यूक्लियस या एक जनरेटिव सेल, ठीक है। जनरेटिव सेल्स में ही जनरेटिव न्यूक्लियस होता है। तो इसका काम होता है पोलन ट्यूब को बनाना। इसके बाद नेक्स्ट एक स्लाइड थोड़ा सा देख लें। ये इन लार्ज व्यू ऑफ पोलन ग्रेन टेट्राड्स, ठीक है। पोलन ग्रेन टेट्राड्स का लार्ज व्यू है, वो अगेन वही चीज है जो वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव सेल बना, जनरेटिव सेल बना, और ये एसिमेट्रिक अरेंजमेंट। तो एनलार्ज ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, आइसोहेड्रल, लैटरल अरेंजमेंट, सारा चीज का अरेंजमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं आज के इस प्रेजेंटेशन में। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी और इसी वे में समझिए, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा एक माइक्रोस्पोर से या फिर मेगास्पोर से। तो आज हमने माइक्रोस्पोर पढ़ा, कल हम मेगास्पोर पढ़ेंगे, साथ ही बात करेंगे फिर पॉलिनेशन की और फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो किस तरह से होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। तो ये सारी चीज हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यही विराम कर देते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो इसको आप लाइक करना ना भूलें, ठीक है। जरूर देखें, हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने रिलेटिव फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें जिनके लिए मीनिंगफुल हो, जिनके लिए फायदेमंद हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया है तो और कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, ताकि हमारे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो इसी के साथ मैं महेंद्र सिंह चौहान अब आपसे आगे चाहूँगा। जय हिंद।